हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो एवरी डे आपने कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपने अपने सराउंडिंग्स में देखे होंगे। ये जो चेंजेस है इसके अंदर एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर चेंज इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने कभी ना कभी आपको कहा होगा कि पानी के अंदर चीनी डिज़ोल्व करनी है, ठीक है, तो उससे एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से आपने दूध से दही भी बनाई होगी, मतलब दूध को खट्टा करके आपने उससे उसे कर्ड में चेंज करा है, तो यहाँ भी आपका एक चेंज देखने को मिला है। ठीक है, आपने एक रबर बैंड को स्ट्रैच किया, पूरा खींच दिया, तो वो भी उसके एक चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली चेंजेस के बारे में ही बात करेंगे एंड चेंजेस को हम ब्रॉडली फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में बांटते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी पढ़ते हैं 6.1। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है। एक आपने पेपर लिया, उसे 4 टुकड़ों में बांट दो। अब आप देखोगे कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया है उसकी। हाँ, ये हम ये तो कह सकते हैं कि जो आपने पेपर के जो पीसेस किए हैं उसे टुकड़ों में तोड़ा है, अब वो दोबारा वापस से ऐसा नहीं हो सकता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वो नहीं आ सकता है। लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है? हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। ठीक है, वो जो आपने उस पेपर को फाड़ा है उसकी भी प्रॉपर्टी बिल्कुल पेपर जैसी ही है, और जो आपका पूरा एक सिंगल पेपर था इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब ये आपका पेपर था, आपने इसे पीसीज में कट कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो इस पेपर की भी और इस पेपर की भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं आया है। जब चेंज नहीं आया होता है तो उसे ही हम कहते हैं फिज़िकल चेंजेस। ठीक है, जस्ट उसकी अपीयरेंस में वो चेंज आया है, उसकी शेप चेंज हो गई है पेपर की, बट उसकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी कागज़ कहलाएगा, ये भी कागज़ कहलाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके बीच में डिफरेंस बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक बताए जाएंगे आपको केमिकल चेंज के, और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। इरिवर्सिबल ई आएगा यहाँ पर। ठीक है, इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज? आपका जो बटर है वो मेल्ट हो गया है, ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है? ये आपका एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर आपने यही बटर अभी फ्रिज में रख दिया तो ये दोबारा से ऐसी शेप ले लेगा। आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है जिसे आप रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज? आप वुड को बर्न कर रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं। ठीक है, अब लकड़ी की प्रॉपर्टी अलग है एंड लकड़ी जलने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लकड़ी की प्रॉपर्टी अलग है एंड ऐश की प्रॉपर्टी अलग है, तो आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचने लगे कि मैंने तो लकड़ी जलाई है, अब जो उससे जो ऐश इकट्ठा हुआ है मैं उससे लकड़ी बना दूंगा, तो ये ऐसा इम्पॉसिबल है, ये आप नहीं कर सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है which cannot be reversed. So introduction, what type of changes you know in your surrounding? किस तरीके के changes आप अपने surrounding में देखते हैं, और उन on the basis of changes आप अपने changes को कैसे identify कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ examples भी पढ़ेंगे। ठीक है, explanation, फिजिकल चेंज क्या होता है? अ फिजिकल चेंज ऑल्टर्स द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस बट डज नॉट चेंज इट टू अनदर सब्सटेंस। फिजिकल चेंज हम उसे कहते हैं जो कि सब्सटेंस की फॉर्म को चेंज कर लेता है, लेकिन बट डज नॉट चेंज इट टू अनदर सब्सटेंस। किसी दूसरे सब्सटेंस में वो चेंज नहीं होता है, जस्ट उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, जस्ट उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब जैसे हमने पेपर वाली एक्टिविटी देखी थी, हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। बड़ा पेपर था, छोटा पेपर में उसे कन्वर्ट कर दिया, बस उसकी फॉर्म चेंज करी है, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बन गया है। हमारा कागज़ था, कागज़ से वो डस्टर नहीं बन गया है। ठीक है, कागज़ से वो चौक नहीं बन गया है। तो फिज़िकल चेंज क्या है? उसके सिर्फ सब्सटेंस की फॉर्म में हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसके कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बना देते हैं।
फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन मैटर डू नॉट चेंजेस लूजेस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंजेस तब आता है जब कोई भी जो आपका मैटर है, मैटर क्या होता है, जो भी आपके पास है वो सब कुछ मैटर है, ठीक है। मैटर देख के मत समझना, मतलब घबराना नहीं है हमें। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ही मैटर हैं। सो फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन मैटर डू नॉट चेंजेस और लूजेस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल चेंजेस तभी होता है जब उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं आता है, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं आता है, ठीक है। पहले भी वो पेपर था एंड उसका जो टुकड़ा हमने निकाला है वो भी एक पेपर ही था, ठीक है। अब इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस नेवर चेंजेस देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंजेस के अंदर जो सब्सटेंसेस है वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, शेप, साइज़, पोजीशन, इन 5 चीज़ों में से वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो एक्चुअल जो उनकी आइडेंटिटी है वो उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक पेपर है एंड ये हमने जैसे उसका टुकड़ा निकाला है, दोनों ही पेपर है। इनके साइज़ में डिफरेंस आ सकता है, इनके कलर में डिफरेंस आ सकता है, कोई पिंक कलर का पेज है तो कोई ब्राउन कलर का पेज होगा, ठीक है। तो उनकी शेप में चेंजेस आ सकता है, साइज़ में, पोजीशन में, कलर में, उनकी फ़िज़िकल स्टेट में। अब आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं, जैसे ये आपका एक जो नॉर्मल कैन आता है उससे कंपेयर कर लो या फिर उससे, दोनों का मटेरियल बिल्कुल सेम है, ठीक है। बटर को आपने पिघला दिया, तो ये सारी आपकी क्या है, फिज़िकल चेंजेस के बारे में आपको बताया गया है। अब जैसे फिज़िकल स्टेट में कैसे चेंज आता है, आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में देखा होगा। सॉलिड जैसा आपने बर्फ़ का एग्जांपल ले लेते हैं एंड यहाँ आपका पानी एंड यहाँ आपकी गैस, ठीक है। अब सॉलिड में भी पानी ही है, वो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O को आप फ्रीज़ में जमा कर लो तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसे नॉर्मल अपने कमरे में रख दिया है तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। अगर आप उसे गैस पर, अब स्टोव के ऊपर आप उसे पानी को रखोगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी फ़िज़िकल स्टेट में चेंज आ रहा है लेकिन है तो वो H2O ही, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर में? When object change from one state to matter as solid, liquid, gas, it is called change of state। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर ऑन अ मिरर, बॉइलिंग, जैसे कि मिरर के ऊपर ये पानी की बिल्कुल बूंदें इकट्ठी हो रही है तो ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। देखो, आइस को जब आपने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को जब आपने हीट किया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और यू कैन से वेपर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूँ, एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब आप एक ऐसे करके एक चार्ट बनाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। एंड जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसे कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। एंड जब गैस से सॉलिड में करते हैं, गैस से सॉलिड में करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन। एंड सॉलिड से जब गैस में करते हैं तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एंड लिक्विड टू सॉलिड आप कर रहे हैं देन आप उसे इजीली फ्रीजिंग कह सकते हैं।
एंड गैस से लिक्विड में कर रहे हैं तो उसे आप कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। या आप एक ऐसे चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है चेंज इन कलर बाय अस, एग्जाम्पल पेंटिंग, उसके कलर में कुछ चेंज आ रहा है, पेंटिंग। प्रिडिक्ट करना है अब आपको, ये ग्लास है, ये टूटा, इसके बस पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसके शेप एंड साइज़ में कुछ चेंज आ सकता है, बट है तो ये ग्लास ही, ठीक है। अब जैसे कि आपने सॉल्यूशन बनाया, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर and salt into water. The formation of any type of mixture is a physical process as all the original substances are still present. जितने भी, जब किसी भी तरीके का जो आपका मिक्सचर होता है वो फिज़िकल प्रोसेस का ही पार्ट होगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपके मिक्सचर होते हैं, जैसे आपने चीनी को पानी के अंदर मिक्स किया, चाहे नमक को पानी के अंदर मिक्स किया, चाहे ग्लूकॉन-डी को पानी के अंदर मिक्स किया, वो सारा मिक्सचर है। एंड मिक्सचर हमेशा क्या होते हैं, फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ चेंज इन शेप एंड साइज़, जैसे सॉइंग वुड, आप वुड को काट रहे हैं, उसके शेप में चेंज आ सकता है, उसके साइज़ में चेंज आ सकता है। कटिंग ऑफ पेपर, क्लॉथ, वुड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। कांच का टूटना, प्लास्टिक का टूटना या फिर प्लेट का टूटना, ये सब आपके क्या है, ये आपके फिज़िकल चेंजेस हैं। पेपर बोट बनाना, अब ये आपका एक सिंपल पेपर था, आपने उससे बोट बना दी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। पेंसिल टूट गई, इस पेंसिल की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। ग्राइंडिंग, क्यूमिन टू क्यूमिन पाउडर, आपके पास क्यूमिन है, जीरा है, अब उससे आपने पाउडर में उसे कन्वर्ट कर दिया। गेहूँ है, उसका आटा बना दिया। अब उसकी पोजीशन में कैसे चेंज आ सकता है, फिलिंग अ ग्लास विद ऑरेंज जूस, आपने ग्लास को ऑरेंज जूस से भर दिया है। बेंडिंग, ठीक है, ऐसे बेंडिंग आ सकती है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस इन नेचर, कैसे नेचर के अंदर भी फिजिकल चेंजेस आता है। वाटर साइकिल, बारिश आती है, ये आपने लोअर क्लासेस में आई होप पढ़ा हो, वाटर साइकिल क्या होती है, बारिश का आना, वेपराइज होना, बादल बनने, फिर उससे बारिश आना, ये सब आपकी पूरी एक वाटर साइकिल होती है। एंड इरोजन, ठीक है, ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं नेचर के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल टेम्परेरी इन नेचर, ये ना आपको अपने नोट्स कॉपी के अंदर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर आना, ये तो जो पीछे लिखा हुआ था इसे भी आप लिख सकते हैं, बट ये आपका पूरा एक कंप्राइज करके पूरा लिखा हुआ है। तो कोई भी नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनता है, जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे रिवर्सिबल होते हैं एंड टेम्परेरी होते हैं नेचर में। द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज इज़ आइडेंटिकल इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज। फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिकल चेंज सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई अफेक्ट करता है। उसके साइज़ में चेंज आ सकता है, उसके शेप में चेंज आ सकता है, उसके स्टेट में आ सकता है। केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेगी, हमने पूरा फिजिकल चेंज पढ़ लिया। केमिकल चेंज, वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, जब एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंस के अंदर चेंज होते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच composition and chemical properties of a substance are changed and formed is called chemical change। इम्पॉर्टेंट है ये याद रख लेना। केमिकल चेंज क्या होता है, समझते हैं बिल्कुल। ऐसे चेंजेस
जो किसी भी सब्सटेंस की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करता है। मतलब आपके पास एक पेपर था, ठीक है, अब आपने उसे जला दिया है, बर्न कर दिया है, बर्निंग ऑफ पेपर, वह आपका एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि जो आपने पेपर जलाया है ना, उससे जो राख बनेगी, जो उससे ऐश निकलेगी, आप उस ऐश से उस पेपर में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज है, तो आपका वो एक केमिकल चेंज में ही आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज: बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, माचिस की तिल्ली का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग लग जाना, वो भी एक आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना, कोयले का जलना, खाना ख़राब होना, फूड का डाइजेशन होना, सूखी पत्तियों का जलना, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, ये सारे आपके केमिकल चेंज है। एक केक का बेक होना, ठीक है। अब केमिकल चेंज के क्या क्या साइन होते हैं, व्हाट आर द साइंस ऑफ अ केमिकल चेंजेस हैपनिंग? उसके कलर में चेंज आ सकता है, उसके ऑर्डर में चेंज आ सकता है, ऑर्डर की स्पेलिंग ODOUR है। उसके स्मेल में, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसकी स्मेल में चेंज आ सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। एंड एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या तो हीट निकल सकती है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। प्रोडक्शन ऑफ फिजिंग, फॉर्म और बबल्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, रेस्टिंग, ये सारे क्या शो करते हैं कि एक केमिकल चेंज अकर हुआ है। उसके कलर में चेंज आ सकता है, अ कलर चेंज में इंडिकेट दैट अ न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड। एग्जाम्पल: रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फूड, फूड पक गया है, फ्रूट पक गया है बेसिकली, एंड ब्लीचिंग ऑफ हेयर, ये सब आपकी क्या है, एक केमिकल चेंज का पार्ट है। बर्निंग ऑफ टोस्ट, ये ड्राई लीव्स, चेंज इन लीफ कलर एंड एप्पल। अब देखो, ये आपकी एक आयरन नेल है, ये आपका एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब आप ये समझेंगे, ये सोचेंगे कि ये कॉपर सल्फेट वगैरह ये क्या है। जैसे कि आपका कोई मिक्सचर होता है ना, जैसे पानी का और चीनी का, इसी तरीके से आपके साइंस के अंदर अलग अलग कई मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आपका एक सॉल्यूशन है, ऐसे ही आपका एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। आपको अपने नोट्स कॉपी में लिखना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। एंड ब्लू कलर का जब ये होता है, जब आप इसके अंदर आयरन नेल डालेंगे, आयरन नेल आपको इसके अंदर डालनी है। आयरन नेल डालने के बाद, मतलब कील डालने के बाद, इसके अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है। ये कैसे हो गया ये कलर चेंज? ग्रीन आयरन सल्फेट बन गया। पहले देखो ये क्या था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, अब ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। ये पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बट अब ये क्या बन गया है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है। एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हमने जब इसके अंदर कील डाली, मतलब आप ना ऐसे समझ लो कि जो कील डालने पर इसका कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, क्योंकि जो कील के अंदर जो एटम्स थे, जो पार्टिकल्स थे, वो उसे डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब जो कॉपर है ना, आपको ये पता होगा, मतलब ये समझ लो आयरन जो है, आयरन नेल, ये लोहे की बनी हुई है, एंड जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो कॉपर हट जाता है, ठीक है। कॉपर अपनी जगह से हट जाता है, क्योंकि अब आयरन नेल आ गई है, अब कील आ गई है, लोहा आ गया है, तो लोहा लोहा जो है वो कॉपर को हटा देता है, तो वो अपनी जगह ले लेता, फिर वो कॉपर की जगह लेकर आयरन सल्फेट बना लेता है, क्योंकि कॉपर कमज़ोर होता है आयरन से, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बन गया। और आयरन सल्फेट हरे रंग का होता है, वो कौन सा, ब्लू कलर का रहेगा, अब हरे रंग का होता है। मतलब आपको बस सिंपली जस्ट मैं बताऊँ ना, तो इसके अंदर बस यही है कि आयरन जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है कॉपर से, ठीक है। एंड अब आपका कॉपर सल्फेट है,
अब आयरन आने लग रहा है तो कॉपर तो ऑब्वियसली हटेगा, क्योंकि आयरन तो उसे हटा देगा कॉपर को, ठीक है। अब इसलिए जब आप इसके अंदर कील डाल देते हो, तो कील डालने के बाद जो ये आपका आयरन नेल है वो डालने के बाद आपका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अब आपका एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है। एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आपके केमिकल चेंज है, मतलब इसके कलर में चेंज आ रहा है, किसी की स्मेल में चेंज आना, उसके ऑर्डर में चेंज आना। ऑर्डर की यहाँ भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ODOUR। सॉरिंग मिल्क, कुकिंग फूड, डिकम्पोजिशन, ये सब आपके स्मेल में भी चेंज आता है। टेम्परेचर में चेंज आना, हीट या तो इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। समटाइम्स द रिलीज ऑफ हीट इज accompanied by light and occasionally sound. एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये दो आपकी रिएक्शंस होती है बेसिकली। जो ये आपकी हीट एवॉल्व हुई है, जब आपकी किसी भी चीज़ को करते टाइम जब आपकी हीट निकलती है तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक है ये, ठीक है। हीट निकलने पर हम उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एंड जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे? एंडोथर्मिक। जब हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम किसे कहेंगे? एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक इंजन, स्टीम इंजन है, अब उसका कोयला जल रहा है तो हीट निकल रही है उससे, तभी तो वो ट्रेन आगे बढ़ पा रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। ये फायरवर्क। एंड एंडोथर्मिक आप किसे कहेंगे? जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है वो आपका एंडोथर्मिक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सनलाइट वगैरह, ये पूरा आपका प्रोसेस बताया गया है फोटोसिंथेसिस का। एंड आई होप ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आप अर्लियर लेक्चर्स में भी इसे देख कर आए हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होना। प्रोडक्शन ऑफ लाइट और हीट और बोथ, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? ये आप बड़े अलग अलग से नाम इस चैप्टर में सुन रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये आयरन सल्फेट क्या है, ये मैग्नीशियम क्या है। आपके सामने जो जो चीज़ें रहती है ना, वो किस एलिमेंट से बना हुआ है, उनका नाम है ये, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक आता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बड़ी पतली सी उसकी स्ट्रिप है। अब अगर आप उसे जलाओगे तो वो इतनी ज़्यादा डेजलिंग फ्लेम से वो निकलता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से हीट निकलती है, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो उससे आवाज़ भी निकलेगी एंड हीट तो बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, जस्ट याद रखना है कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है। अब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो एक बहुत ही डेजलिंग वाइट फ्लेम जनरेट करता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये मैग्नीशियम रिबन क्या निकालता है? डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये सारी चीज़ें आप 10th क्लास में बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड जब आप इसे बर्न करते हैं तो कितनी ज़्यादा डेजलिंग फ्लेम से ये बर्न हो रहा है। एंड ये आपकी क्या हो गई? देखो, अब कुछ समझदार बच्चे समझ भी गए होंगे ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ये बेसिकली आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, ठीक है। एंड जब भी ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये आपका बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर ये आपको देता है। या आप रिएक्शन वगैरह तो 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ना इसे, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस और बबल्स। गैस या फिर बबल्स आपके बेसिकली निकल रहे हैं। तो जैसे आपने अगर बेकिंग सोडा और लेमन जूस या फिर विनेगर
को मिलाया एंड लाइम वाटर को मिलाया तो ये आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, एक मिल्की वाइट सा वो बनाएगा। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए इतना वो मत दो ध्यान इस पर। जैसे कि आप कोई भी एसिड को, आपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, जब किसी भी एसिड को आप किसी मेटल के, कोई भी मेटल है जैसे जिंक है, जिंक आपने नाम सुना होगा, या फिर कॉपर है, आपने किसी एसिड के अंदर उसे डाल दिया, ठीक है, कोई भी मेटल है आपका, अगर आपने उसे एसिड के अंदर डाल दिया तो फिर वो बबल्स जनरेट करता है, क्योंकि बहुत हाई रिएक्शन उसके अंदर होती है। जैसे कि विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ये आपने डाला एक सॉल्यूशन के अंदर, देन यहाँ पर आपकी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके बाहर निकल रही होती है, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस आपके नेचर में क्या क्या होता है, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, केमिकल वेदरिंग, ये आपके केमिकल चेंजेस हो गए। रस्टिंग ऑफ आयरन, iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills, iron railings, when kept in moist air for a few days, get covered with brown substance called rust. देखो जो भी आपके आयरन लोहे की चीज़ें होती है वो रिएक्ट करने लगती है आपके जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर जो होती है उसके साथ आयरन रिएक्ट करके एक ब्राउनी सा सब्सटेंस बना लेता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रस्ट। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। दो कंडीशंस नेसेसरी होती है किसी भी आयरन के ऊपर जंग लगने के लिए, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए एंड वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर वहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके लोहे में जंग लगा है तो कैसे लगा होगा, या तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी या फिर पानी होगा वहाँ पर, ठीक है। सो आयरन combines with the oxygen in the presence of water to form hydrated iron hydroxide. This hydrated iron hydroxide is called rust. आपका जो आयरन है, जो आपका लोहा है, वो कंबाइन करने लगता है आपका ऑक्सीजन। देखो हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड आपका लोहे का सामान है। जब उसे आप पानी के अंदर रखते हो या फिर मॉइस्चर में उसे रखते हो तो वो हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। एंड जो ये आपका हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्साइड है यही आपका रस्ट होता है, जंग यही होता है। रस्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देता है, कैसे, रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, रस्ट जो है वो सॉफ्ट एंड पोरस होता है। द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड falls off from the surface, exposing fresh iron which starts rusting. This continuous rusting makes the iron weak and ultimately useless. आयरन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और मोस्ट ईजिली अवेलेबल मेटल होता है। रस्टिंग से बहुत ग्रेट लॉस एंड डैमेज हो सकता है और ये एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, मतलब एक बार जंग लग गया तो लग गया, अब हटा नहीं सकते उसे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि रस्टिंग को बचाने के, प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं कि हमारे लोहे पे जंग ना लगे। तो कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस, या तो जो आपका लोहे का सामान है उसके ऊपर पेंट कर दो, जैसे कि आपकी लोहे की अलमारियाँ होती है उसके ऊपर पेंट करते हैं। अगर पेंट नहीं करते तो आपके लोहे की अलमारी पे भी जंग लग सकती है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी करते हैं कि लोहे का जो सामान है उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की थोड़ी सी कवरिंग चढ़वा देते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर प्रोसेस आता है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जब आप आयरन के ऑब्जेक्ट पर, मतलब आपका लोहे का सामान है उसके ऊपर आपने जिंक की लेयर लगवा दी, किसकी, ये ध्यान रखना है, जिंक मेटल की अगर आपने पतली सी उसके ऊपर लेयर चढ़वा दी तो उससे रस्टिंग से वो बच जाता है, जंग नहीं लगता है फिर उसके ऊपर, लोहे के ऊपर। तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील, molten iron consists of carbon, chromium and nickel. On cooling it forms an alloy called stainless steel. The stainless steel does not rust at all in moist air. या तो हम आयरन को स्टेनलेस स्टील के अंदर, जो स्टील के बर्तन होते हैं, या तो आप आयरन
आयरन को कन्वर्ट करवा दो स्टील के अंदर, जो आपका मॉल्टन आयरन होता है, मतलब आपका पिघला हुआ जो लोहा होता है, उसके अंदर कार्बन, क्रोमियम और निकल, ये 3 चीज़ें मिलवाकर आप उसे स्टील में चेंज करवा सकते हैं, जिसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगता है। एंड यहाँ एलॉय वर्ड यहाँ पर आया है। एलॉय का मतलब क्या होता है, जब आप कई सारे मेटल्स को मिक्स करके कोई भी एक नया मटेरियल बनाते हो, तो वो आपका एक एलॉय फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने आयरन लिया, कार्बन लिया, क्रोमियम लिया और निकल लिया, ये 4 चीज़ें मिलकर एक आपका एलॉय बना रही है, जो कि क्या है, स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर कभी जंग नहीं लगता है। अब यहाँ पर आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट प्योर and its crystals are very small and shape cannot be seen clearly। तो जैसे कि आपने सी वाटर, समुद्री पानी से आपने सॉल्ट ऑब्टेन किया है, कैसे ऑब्टेन करेंगे, इवेपोरेशन से ऑब्टेन करेंगे। आपने सी वाटर लिया, उसके अंदर नमक होता है, ठीक है, आप उसे गर्म कर रहे हो, तो उससे नमक वो जनरेट होगा, आपका नमक जो आप ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल प्योर सॉल्ट नहीं होता है। उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके जो शेप है वो भी क्लियरली नहीं दिखती है। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल्स एक बिल्कुल प्योर सॉलिड फॉर्म होती है सब्सटेंस की, कि जिसका एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होता है। क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव different shape. Large crystals of pure substances can be easily form their saturated solutions by the process of crystallization। जो बड़े बड़े जो crystals होते हैं प्योर substances के, can be easily form their saturated solution। वो अपने saturated solution को बड़ी आसानी से बना सकते हैं crystallization के process से। अब saturated solution मतलब देखो, saturated solution क्या होता है, जैसे कि आपका पानी है यहाँ पर, अब पानी आपके पास है इतना, आधा ग्लास ही बस, मतलब 1 लीटर आपके पास पानी है एंड आपने उसके अंदर 1 किलो नमक भर दिया। अब 1 लीटर के अंदर 1 किलो नमक की थैली मिक्स हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। कि भाई अब अगर आपने उसके अंदर मतलब ये मान लो कि आपके पास 500 ml पानी है एंड आपने 2 किलो नमक ले लिया है, तो क्या ये मिक्स हो पाएगा अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये उसकी एक सैचुरेटेड फॉर्म हो गई, मतलब एक लीटर के अंदर 1 किलो तो नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप 500 ml के अंदर 2 किलो मिक्स करने की सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अगर आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलो थैली नमक मिक्स कर दिया है, तो वो उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है कि अब इससे ज़्यादा तो वो मिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब बड़े बड़े क्रिस्टल्स, एक प्योर सब्सटेंसेस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बड़ी आसानी से बना लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करके हम इन सब्सटेंसेस को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके के आपके समुद्र से क्रिस्टल्स निकलते हैं। कंपैरिजन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? कोई भी नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं फॉर्म होता है, इसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और इसके बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो ओरिजिनल वो सब्सटेंस था। जैसे कि पेपर को आपने ऐश में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस पेपर की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड इस ऐश की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, मतलब इसके कलर में कुछ टेम्परेरी चेंज आ सकता है कलर में, ये एक परमानेंट चेंज होता है उसके कलर में। ठीक है, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल और टेम्परेरी इन नेचर। इन चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने बर्फ़ एंड पानी वाला तो बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, उससे भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है। ज़्यादातर ये बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप दूध से दही बना सकते हो लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में डिफरेंस है। अब आपका इवैल्यूएशन, विच चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस, इसमें से कौन से चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का पिघलाना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रिपनिंग ऑफ बनाना। तो देखो इसमें से ये दोनों चेंजेस आपके फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि बनाना पक गया है, अब वो कच्चा दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज, किसी भी फिजिकल चेंज का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। कैन बी रिवर्स्ड, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। ये परमानेंट चेंज होता है? नहीं, फिजिकल चेंज तो इनफैक्ट वो आपका टेम्परेरी चेंज होता है। तो ये आपको सी वाला ऑप्शन करना है, सी वाला ऑप्शन आपका गलती से यहाँ आ गया, मतलब परमानेंट चेंज आपका करेक्ट आंसर होगा। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज को आपको डिफाइन करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यही पूरा आप आंसर लिख सकते हैं जो हमने नेक्स्ट पेज पर किया। सो आपका होम असाइनमेंट क्या है? 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।